मैं चाहूंगा धनंजय जी के पास पहले जाता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र भी काफी ज्यादा सुर्खियों और चर्चाओं में, फिर मैं टिप्पणी सुधीर सर की एक टिप्पणी होगी बाद में। महाराष्ट्र में धनंजय सर जो आपस में गुत्थम गुत्था है, वहां जिस तरीके से शरद पवार ने एक नकेल कस रखी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, दोनों को निशाने पर जमकर लिया और पूरी की पूरी बीजेपी को उन्होंने या उनके अलायंस को धोया हुआ है। ये एक दृश्य, और दूसरा एक दृश्य ये भी कि आपस में वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक तस्वीर वहां निकली थी कल, वहां से जो मस्जिद में घुसकर मारेंगे उसका एक जवाब वहां भाजपा के नेता ने दिया। पहले मैं वो सुनाता हूं, तो दोनों पे वो हाजी अराफात शेख का आपने शायद सुना हो, वो सुनिए बयान, वो भी बड़ा एक चौंकाने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं वो। ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदू है? मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदू तो समझाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदू तो समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू तो समझाना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदू तो समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं? मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे? आइए, कौन से वक्त में आएंगे? मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे? आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। ये भाजपा के नेता हैं जो कहीं ना कहीं राणे को निशाने पे लिए हुए हैं, नीतीश को, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। इस पे हमने एक स्टोरी की है, दर्शक जरूर उसको देखिएगा। एक मध्य प्रदेश में जिसकी गूंज हुई थी, वो महंत जो महंत थे वहां के, जिन्होंने उस जो पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की थी, उसी से आगे का ये दृश्य और किस्सा था। तो मैं वही धनंजय सर आपसे जानना या समझना चाहूंगा कि हरियाणा तो आपने देख लिया कि लग रहा है कि पूरी तरीके से हार मान ली गई है, बिल्कुल सरेंडर सी स्थिति है जो टिकटों की पहली खेप घोषित हुई। और दूसरा महाराष्ट्र में जो कुछ है, क्या महाराष्ट्र भी अब पूरी तरह से हाथ से निकला हुआ मान लिया जाए कि वहां भी अब बात बनने वाली नहीं है? धनंजय सर। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और आप सर मत बोलिए, मैं आपके छोटे भाई की तरह धनंजय बोल दीजिए। और एक हमारे साथी हैं, दर्शक साथी हैं, सुबह डे, वो कह रहे हैं धनंजय सर, आई थिंक यू आर हैविंग योर पोहा, एंजॉय। पोहा नहीं था, यहाँ भेल मिलता है, तो आपका आजकल भेल भी अलग किस्म का मिलता है, डिब्बा बन जाता है, तो वो खा रहा। क्योंकि आज मैं ज्यादा बिजी हो गया, अभी मैं था दूसरे चैनल पे, फिर आपके पास आया हूँ, फिर मैं जाऊंगा तीसरे चैनल पे, फिर मेरा अपना कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, आप समय निकाल लिया आपने अंततः। नहीं, और निकालना तो पड़ेगा। आप लोग स्वागत भी आपका करूंगा, तो ये मेरे दर्शक, हमारा जो दर्शक वर्ग है वो आपको सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो मैं तो आपका प्यार है वो, तो हमको भी तो प्यार का रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। खैर, बहरहाल आप जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, देखिए, केवल बीजेपी नहीं, आरएसएस भी हार गया है। और जाति गणना पे उसको बोलना पड़ा, वो क्या बताता है? वो 33% आरक्षण पे बात कर रहा है, महिलाओं के आरक्षण पे बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका काम तो हिंदू करने की बात है। हिंदू और राष्ट्र, भारत माता की जय, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है उनको। जब जाति गणना की बात निकली है, तो उनको पता है कि जाति गणना और सामाजिक न्याय, आप कितना भी कीचड़ उछालो योगी आदित्यनाथ जी की तरह, वो कीचड़ आप पे गिरेगा। और वो उनका बाल तो नहीं है, तो निकाला हुआ है, तो हो सकता है फिसल जाए, लेकिन बाकी सब बाल वाले हैं, बाल में उलझ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किरासन तेल से छुड़ाना पड़ेगा उसको। ये हालत है इनकी। तो जाति गणना जो है, हमारे समाज को सही रास्ते पर ले जाने का एक माध्यम बनेगा। राहुल गांधी जब बोलते हैं कि एक्सरे है, तो मुझे अच्छा वर्ड लगता है कि एक्सरे बात कर रहे हैं कि फुल बॉडी एक्सरे है, केवल हाथ टूट गया है या पैर टूट गया नहीं, पूरी बॉडी टूटी हुई है, तो पूरी बॉडी का एक्सरे करना पड़ेगा। और खाली बॉडी टूटी नहीं, हड्डियां नहीं टूटी है, कोशिकाएं भी टूटी है, उसमें ब्लड भी गड़बड़ा गया है, उसमें बाकी जो तत्व है वो भी सब गड़बड़ है, प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, बाकी सारी चीजें भी कम है। तो वो सब देना होगा, क्या क्या कम है और कितना कम है, ये जानना जरूरी है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार जो वादे लेकर के आई थी कि हम जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मजदूरों को चांद पे पहुंचा देंगे, हम खुद जमीन पे बैठेंगे, वो सब कहाँ है? आरएसएस इस पर क्या जवाब देगा? आरएसएस के जो प्रवचन करता है, वो तो उनको पांव छू रहे हैं जो प्रवचन करने वाले लोग।
आम आदमी आरएसएस के पास कहाँ है? उनको इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे कैडर हैं, और कैडर जो है पता नहीं क्या कर देंगे। कैडर जो है वो दूध के धुले नहीं है, वो भी इसी समाज में रहते हैं, उनको भी महंगाई व्याप्ति है, उनके बच्चे भी अंधेरे में रहेंगे। अभी मैं देख रहा था कि अजय आलोक ने अपनी बेटे के बारे में लिखा, सोशल मीडिया पे बड़ी जी चर्चा हुई कि ये अमेरिका में है, मुझे गर्व है। लोगों ने बहुत उसको दुत्कारा कि तुम्हारे बच्चे अमेरिका में, हमारे बच्चे यहाँ गटर में, तुमने बिल्कुल। यही राजनीति की है। तो बेसिकली आरएसएस बीजेपी की यही राजनीति, भेद पैदा करो, इसको उससे लड़ाओ। ये जो आप महाराष्ट्र के इसका जो अभी बयान दिखाया जिस मुस्लिम नेता का, जो आरएसएस का बीजेपी का नेता है, ये सब हाँ मुर्गा जी, लड़ाओ। हाँ, अराफात शेख, हाँ जी ये जी मुर्गा लड़ाओ अभियान, ये कि जी। इधर भी मैं रहूं उधर भी मैं रहूं, फ्रेंडली फाइट, बीच में किसी को स्पेस नहीं देना। मुसलमानों को लगे देखिए क्या नेता है ये, हिंदुओं को लगे अरे क्या नेता है। लेकिन बताइए कि दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, आपका मंत्री है वो गिरिराज सिंह एक बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, वहां आदित्यनाथ बोलते रहते हैं। देश में कानून है, संविधान की शपथ ली है ना, संविधान ने आपको बनाया है ना, ये किस धीरता से इस तरह की बातें करते हैं। और ये बयान जो है ये आम आदमी को बरगलाने वाले हैं। मुसलमान इस बात से खुश हो जाएं कि देखो मुसलमान, बीजेपी में भी मुसलमान नेता है, देखो गलियारा है, लेकिन बेसिकली दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको ओके। अलग मत देखिए, इनको संविधान के पास वाला व्यक्ति मत मानिए। इनका धंधा है और इस धंधे में किसी को नहीं पहचानते। जैसे अभी रविंद्र भाई बता रहे थे कि किसको ले आए, कब टिकट दे दिया, दरी बिछाने वाला दरी बिछा रहा है। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। एकनाथ खड़से जो है एक पुराने नेता रहे बीजेपी के, जानते होंगे, और किसी जमाने में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते थे, जिसे लेकिन उनको किनारे कर दिया गया आरोप लगा करके, जो पहली बार जब सरकार बनी थी उनकी बीजेपी की। एकनाथ खड़से चले गए थे एनसीपी में, फिर वो आ गए वापस चुनाव के, लोकसभा चुनाव के समय आ गए थे वापस यहाँ बीजेपी में, उनकी बहू को टिकट दिया गया, लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन वो बेचारे फिर परेशान हैं। बीजेपी के यहाँ नेताओं को भी लगता है कि आप जो है शिवसेना से लाए हुए नेताओं को चुनाव लड़वा रहे हो, आप जो है अजीत पवार के नेताओं को ला करके चुनाव लड़ा रहे हो। हम तो दरीड हो रहे हैं, कहाँ तो सपना था कि हम पूरा महाराष्ट्र कब्जा कर लेंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। 2.5 साल से हालत ये है कि आपका मुख्यमंत्री नहीं है, आप मुख्यमंत्री बने हुए पालकी ढो रहे हो आप एकनाथ शिंदे साहब का। एकनाथ शिंदे साहब का पालकी क्यों ढो रहे हो? क्योंकि आपको मराठा वोट लग रहा है कि मराठा अगर वोट हमारे पास नहीं आएगा तो हम हाशिए पर चले जाएंगे, ब्राह्मण वोट से काम चलेगा नहीं। पूरे देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आप याद कीजिए 90 में जब बीपी सिंह ने लागू किया था आरक्षण, वो वही दौर था सामाजिक न्याय का। उस दौर में ये रथ लेके निकल गए और सारी मलाई ये खा ली, सारी मलाई बीजेपी को मिल गई, और सामाजिक न्याय वाले जो फोर्स थे वो राज्यों में सिमट करके रह गए। अब जो है जब कांग्रेस ने उसको मूल एजेंडा बनाया है, तो ये एजेंडा अब रुकने वाला नहीं है, और इनकी पार्टी के भीतर भी उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अनुप्रिया पटेल जो बोल रही हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जो मोहन यादव बोल रहे हैं, मुंह से बोलने से कुछ होगा नहीं। जब ओबीसी, पिछड़ा, दलित ये सब जब सवाल पूछेगा कि ईडब्ल्यूएस क्यों बनाया मोदी जी, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, ये आरक्षण क्यों लेके आए, उसको सवर्ण आरक्षण क्यों नहीं नाम दिया आपने? जब जब ओबीसी का आरक्षण जो 27% है, उसमें भी आपने कर रखा है लेयर, क्रीमी लेयर, 8 लाख से जो ऊपर कमाता है उसको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी होने के बाद भी। तो जब वो ओबीसी नहीं, वो ओबीसी दायरा है, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस में सबको तो मिलता नहीं है। ईडब्ल्यूएस में केवल उसको मिलता है जो सवर्ण है, जो मुस्लिम है, सवर्ण मुस्लिम। ये कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देती है कांग्रेस, ये तो यही लेके आए ईडब्ल्यूएस, मोदी जी लेके आए शुद्ध रूप से, और लेकर के आए हैं ईडब्ल्यूएस। उसमें किसको आरक्षण मिल रहा है? 15% जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण दे रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस के नाम पर। आरक्षण में फिर ये फैलाते हैं कि आरक्षण वाले जो है ना, वो उनका कट ऑफ कम रहता है, मेधा उनके पास नहीं रहती है, वो एकदम बढ़ा करके लाए जाते हैं। अरे आप धनंजय पिछले सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सा जो चुनाव की जो संभावित तस्वीर, आप छोटी सी टिप्पणी एक अभी कंक्लूड करिए, मैं 2 और लेके फिर दोबारा भी आपका लौटूंगा, आप पहले कंक्लूड करिए आपकी जो चल रही है फर्स्ट मैं फेज। आप ही की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में ये बात जी यही चल रही है, और जी इसीलिए बीजेपी को हर जगह खतरा है। हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो, कहीं बीजेपी नहीं खड़ी रहने वाली, क्योंकि वो सर। सामाजिक न्याय जो मेन स्ट्रीम है। समझिए जी कोई ट्रेन जो है जा रही है चेन्नई, तो सब यात्री जो चेन्नई जा रहे हैं वही ना चढ़ेंगे।
जिनको जाना है अमृतसर वो थोड़े उस पर चढ़ जाएंगे। तो बीजेपी अमृतसर वाली पार्टी है या कहीं और वाली पार्टी है, जा रही है ट्रेन कहीं और। तो इसलिए सामाजिक न्याय और जाति गणना ही इंपॉर्टेंट इशू है। और इससे ये घबराए हुए आरएसएस वाले, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा जो है हिंदूवाद राष्ट्रवाद दोनों फ्लॉप हो जाता है। ब्राह्मणवाद बेसिकली इनका एजेंडा ब्राह्मणवाद है, न हिंदूवाद है न राष्ट्रवाद, इनका एजेंडा है ब्राह्मणवाद श्रेष्ठतावाद, वो फ्लॉप हो जाता है। हालांकि सवर्णों को डरने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि जब गिनती होगी किस, जैसे बिहार में, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि चुनाव पूरा इसी पे हो रहा है, आगे आने वाले समय में इसी पे चुनाव होगा। दो लाइन में कंक्लूड कर देता हूं 1 मिनट में। बिहार में जो जाति गणना हुआ एक उदाहरण है। भले जाति गणना पे होने के बाद अभी सरकार ने उस पर उस तरह से काम किया नहीं है, क्योंकि फंड उनके पास नहीं है, वो अलग कहानी है, वो अलग चीजें है। लेकिन जिस तरह से जाति सर्वेक्षण हुआ और उसमें आया कि गरीब जो है वो सवर्णों में भी गरीब है। भूमिहार कम्युनिटी में सवर्ण में भूमिहार है जिनमें 27% गरीबी है, जो राजपूत है 25% गरीबी है, जो ब्राह्मण है 25% गरीबी है। तो नीतीश कुमार सरकार ने कहा कि जो गरीब लोग हैं, 95 लाख गरीब परिवार जो चिन्हित किए गए हैं, उनको 2-2 लाख रुपया देंगे आत्मनिर्भर करने के लिए। ये है सामाजिक न्याय। ये जाति गणना से वो जातिगत न्याय नहीं है, ये सामाजिक न्याय है कि तमाम गरीब जो है उनको हम एक खांचे में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस इसको कहते हैं। फिर कहा कि ये इस जात में पढ़ने वाले लोग, जो ब्राह्मण है उसमें पढ़ने, जैसे कायस्थ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कायस्थ सबसे ज्यादा नौकरियों में काम कर, नौकरियों में है। मुसहर कम्युनिटी है या और दूसरी कुछ कम्युनिटी है जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है, 10,000 पे 7 मुसहर ग्रेजुएट किए हुए हैं। या बिहार में अगर समझिए 6.11% ग्रेजुएट है, 13 करोड़ की आबादी है, 6% ग्रेजुएट है। शिक्षा का स्तर कहाँ है आप समझ लीजिए। 10th वाले लोग जो है 14% 10th किए हुए लोग हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो 75 साल में आप 14% मैट्रिक करा पाए हो, ये चिंता का विषय। ये समझना होगा कि आप मिड डे मील दे रहे हो, ये कर रहे हो, उसके बाद शिक्षा की हालत ये क्यों है। बिल्कुल तो ये तमाम चीजें जाति गणना के बाद आएगी। और अब चाह करके भी आप हिंदू के नाम पे, मुसलमानों में भी सेम है। ये जो इस तरह की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति मुस्लिम पक्ष वाले करते रहते हैं, उनकी भी नहीं चलने वाली, क्योंकि ये न्याय की बात होगी। जहां अन्याय है वहां राहुल गांधी प्रहार करेंगे। और राहुल गांधी इसीलिए नेता माने जा रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी वो स्वर दब गया है, जो स्वर कभी संघी स्वर लगता था। कांग्रेस के भीतर भी संघी स्वर है। तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जो है, एक आज राहुल गांधी यहाँ आए, राहुल गांधी ने क्या बात की, वही सब बातें की। और राहुल गांधी जहां जहां बोल रहे हैं वो सामाजिक न्याय का चेहरा बन गए हैं। अभी कोई सामाजिक न्याय का उस तरह का चेहरा दिख नहीं रहा था। और शरद यादव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, शरद यादव और रामविलास पासवान का आरक्षण लागू करने में वीपी सिंह में। शरद यादव की बेटी भी राहुल गांधी के साथ, वो गुजरात की प्रभारी बनाई गई। तो ये सारी चीजें जी। धनंजय सर, जो महाराष्ट्र की तस्वीर बहुत सारी तो रखी है आपने, पहले फेज में रखी, और कुछ टिप्पणियां बाकी लोगों ने की, और सुधीर सर ने भी काफी कुछ की है। महाराष्ट्र में साफ है कि जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक का, उसमें उद्धव ठाकरे को कोई चुनौती कहीं किसी प्रकार की नहीं। लेकिन जो प्ले शरद पवार कर रहे हैं वो बहुत कुछ, इस जो 1 और 1 11, बल्कि 1 और 1 मिला के 111 ऐसे हालात, या 1111 ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने जिस तरीके से बैकफुट पर लाया हुआ है वो बहुत कुछ इसमें काम कर रहा है। टिप्पणी आपकी सर? इसको 3 तरह से देखिए। अब पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी एक चेहरा है, प्लस कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस बहुत दिन शासन किया है महाराष्ट्र में, और लोकसभा चुनाव में ये दिखाई पड़ा कि जो दलित आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा समाज का भी एक बड़ा हिस्सा है, वो कांग्रेस के साथ वापस आ गया है। उसको बीजेपी से मोह, वो आने का मतलब है कि बीजेपी से मोह भंग हुआ है। बीजेपी ने जो लारा दिया था वो लारा सब ब्रेक हो गया है। एक तो ये कांग्रेस पार्टी के हिसाब से समझिए। शरद पवार जो है वो खुद मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं छोटे-छोटे आप पैचेस में करिएगा तो मैं मीनू जी और आपसे भी टिप्पणी लूंगा। अब जो है शरद पवार जो कर रहे हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं? शरद पवार मेहनत कर रहे हैं। और जो अजित पवार के माध्यम से जो वोट खींच करके ले गए बीजेपी के लोग, वोट खींच के ले गए मतलब नेता खींच के ले गए। वोट तो 8 सीटें मिली शरद पवार को, उनको तो 1 ही सीट मिली। तो शरद पवार के पास तो सीटें हैं, लेकिन शरद पवार और कोशिश में है कि मराठा वोट जो जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया है अजित पवार को ला करके, शिंदे को ला करके, वो कैसे वापस खींचा जाए।
वो एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरा जो है उद्धव ठाकरे। अजीत पवार लौट सकते हैं कि ये जो संभावना है, नहीं, ऐसा कुछ अजीत दिखता है? पवार का लौटना जो है वो पारिवारिक लौटना होगा, राजनीतिक लौटना जी, आसान नहीं है। वो शरद सही, पवार अलग किस्म के पॉलिटिशियन है, और शरद पवार जी, से भी मैं अलग मानता हूं जो सुप्रिया सूले हैं। सुप्रिया हाँ, सूले फिर जो है वो, जिसे हरियाणा में अभी बता रहे हैं कि हुड्डा जी के यहाँ चले गए, वो शैलजा जी के यहाँ चले गए, अगर कांग्रेस भी वही करेगी तो कांग्रेस के बारे में जो आम छवि बनी है अभी फिलहाल बेहतर, या कहिए बीजेपी के खिलाफ जो छवि बनी है कि किसी को अपने सत्ता के लिए ले आते हो, अवसरवादिता के लिए ले आते हो, उस छवि को तोड़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी। महाराष्ट्र में जी, जैसे इन लोगों ने ऐलान किया कि हम किसी को नहीं लेंगे, शिवसेना ने कहा कि हम किसी को नहीं लेंगे, राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि जो गए हैं उनको हम लेने वाले नहीं, तो उससे जी, एक छवि बनेगी अच्छी। अगर उसमें घालमेल होगा तो गड़बड़ा जाएगा। जी, अब महाराष्ट्र में फिर जब शिवसेना की बात करते हैं तो शिवसेना में ये आया कि जो शिंदे का गुट है और जो जी, जो उद्धव ठाकरे गुट है, दोनों में आसपास चल रहा है। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि शिंदे गुट कमजोर है, लेकिन बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है, मेन इंजन इतना कमजोर हो गया है कि अब जो है सपोर्टिंग इंजन कितना भी बल लगाएगा तो कितना बल लगेगा। तो कुल मिलाकर के गड़बड़ी ये है कि कांग्रेस जिसके साथ आम आदमी खड़ा हो गया है, शरद पवार जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही नेता हूं दरअसल, और शिवसेना जो चेंज कर रही है खुद को, वो उद्धव ठाकरे के साथ जो धोखा हुआ उसके वजह जो सिंपैथी वोट है वो जुट करके, तो महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत है यहाँ पे। जी।